हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे घर पे। स्टूडेंट्स इस वीडियो कर रहे हैं, अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर साइंस का लाइफ प्रोसेस, जो कि आपका बायोलॉजी में काउंट होता है। थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सागर बंसल को ज्वाइन कीजिए और 5 बच्चों को और 5 दोस्तों को जरूर भेजिएगा, ताकि इस लॉकडाउन में, इस पैंडेमिक में सभी बच्चों तक ये वीडियोस, ये लिंक पहुंच पाए। आप लोग सागर बंसल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि मैथ्स, साइंस और रीजनिंग क्लास 8 से लेकर क्लास 12 के सभी बच्चों तक डायरेक्ट पहुंच पाए। सागर बंसल यूट्यूब चैनल और सागर बंसल टेलीग्राम चैनल। जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर लाइफ प्रोसेस का पार्ट नंबर 1, दैट इज न्यूट्रिशन। तो बच्चे लोग, इस पार्ट में हम लोग न्यूट्रिशन को कवर कर लेंगे। न्यूट्रिशन का हमने पिछला पार्ट भी करा है, न्यूट्रिशन प्लांट्स में का। तो अगर आपको वो समझ में आता है तो आप वो कर लीजिएगा, नहीं तो आप इस पार्ट के थ्रू अपना पूरा चैप्टर, जो कि चैप्टर का पार्ट है आपका न्यूट्रिशन, वो कवर कीजिएगा। ये पार्ट मैंने आप लोगों के लिए जिज्ञासा की हैंडबुक से बनाया है, जो कि आपकी पूरी की पूरी बुक है साइंस की, मैथ्स की और रीजनिंग की। तो उनमें से मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, राइट। तो आप लोग जिज्ञासा की हैंडबुक भी परचेज कर सकते हैं बच्चे लोग। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस का पार्ट 1, दैट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कोई भी चीज लिविंग और नॉन लिविंग कैसे है। तो बच्चे लोग, द बेसिक क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव इज द मूवमेंट। तो बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है बच्चे लोग? मूवमेंट होता है, कि मूवमेंट से हम लोग पता करते हैं कि कोई भी चीज आपकी लिविंग है या नॉन लिविंग है, राइट। अगर कोई भी चीज लिविंग है बच्चे लोग, तो आपको दिखाई दे रहा है कि वो अपने आप मूव कर जाएगी बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के। हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को लिविंग मानते हैं, तो वो दोनों की दोनों लिविंग होती हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सिर्फ उसके बॉडी पार्ट्स मूव कर सकते हैं, प्लांट्स खुद नहीं मूव कर सकता। जैसे लीव्स, फ्लावर, शूट्स और रूट्स उसके मूव कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग बच्चे लोग खुद से मूव नहीं कर सकती, जैसे स्टोन है, फर्नीचर है, सोन है। सो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं बच्चे लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होंगी। जैसे लिविंग थिंग आपका खुद मूव कर सकता है, ग्रो कर सकता है। लिविंग थिंग को फूड चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए। लिविंग थिंग रेस्पायर कर सकता है, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस कर सकता है, और लिविंग थिंग आपका एक्सक्रीट भी करेगा, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर भी निकालेगा। तो क्वेश्चन अराइज होता है, लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं बच्चे लोग? लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? जितने भी हम डेली लाइफ के फंक्शंस करते हैं, ठीक है, जितने भी डेली लाइफ की एक्टिविटीज करते हैं, उन्हें हम लाइफ प्रोसेस करते हैं, उन्हें हम लाइफ प्रोसेस कह सकते हैं, राइट। जैसे न्यूट्रिशन चाहिए हमें, रेस्पिरेशन करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, एक्सक्रीशन करना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना है, ग्रोथ करना है और रिप्रोडक्शन करना है। तो ये सब आपके बेसिक लाइफ प्रोसेस होते हैं, जो हम अपनी लाइफ को जीने के लिए करते हैं अर्थ के ऊपर, राइट। उसमें सबसे पहला पार्ट आता है न्यूट्रिशन का, यानी हमें न्यूट्रिशन क्यों चाहिए, एनर्जी क्यों चाहिए। तो एनर्जी हमें चाहिए बेसिक लाइफ प्रोसेस करने के लिए, और वो हमें कहां से मिलती है? फूड से। कहां से मिलती है? फूड से। नाउ स्टार्ट विद द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, विटामिन है, ठीक है। तो ये हम लोग न्यूट्रिशन गेन करते हैं किससे? न्यूट्रिएंट से। तो न्यूट्रिएंट आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें सराउंडिंग से मिलते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है एंड विटामिन है, ठीक है बच्चे लोग। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कितने टाइप से न्यूट्रिशन हो सकता है? जस्ट लाइक ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका ऑटोट्रोपिक होता है और हेटरोट्रोपिक होता है। अब ऑटोट्रोपिक क्या होता है, हेटरोट्रोपिक क्या होता है? ऑटोट्रोपिक का मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन, यानी कि जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाएगा with the help of simple inorganic material like carbon dioxide and water present in the surroundings, right। तो जो अपना खाना खुद से बनाएंगे उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे आपके ऑटोट्रॉप्स यानी कि ग्रीन प्लांट, जो अपना खाना सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से बनाते हैं। ओके बच्चे लोग, समझ में आता है सभी लोगों को? चलिए, अच्छी बात है। नाउ हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा न्यूट्रिशन होगा? जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। तो हेटरोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे अपने खाने के लिए, जैसे आपके एनिमल्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स यानी कि आपके ईस्ट। तो बच्चे लोग, ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, पार्ट नंबर 1 पढ़ रहे हैं इसका न्यूट्रिशन। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप जब भी इस पार्ट को करें,
आप पूरा पार्ट पढ़ें, पूरा पार्ट देखें वीडियो में, और इसकी जो वीडियो है वो अपने टेलीग्राम चैनल से ले लें, राइट। जो भी इसकी पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर से ले लें, और इसकी जो वीडियो है वो आप यूट्यूब चैनल सागर बंसल से देखते रहें, राइट। और सभी बच्चों को जरूर भेजें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैं पार्ट वाइज आप सभी वीडियोस को अपलोड करूंगा और टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ को डालूंगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसे ज्वाइन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चों को क्वालिटी नॉलेज बच्चे लोग मिल पाए, राइट। सो टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चे लोग, कौन कौन से होते हैं, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। तो सेप्रोट्रॉपिक कौन सा होता है, पैरासिटिक कौन सा होता है, होलोजोइक कौन सा होता है, अब देखिए जरा। नाउ सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल बॉडीज से लिया जाता है, यानी कि जो प्लांट आपके, जो एनिमल्स आपके डेड हो जाते हैं तो वो ब्यूरिड हो जाते हैं अंडर द अर्थ, तो उनसे न्यूट्रिशन गेन किया जाता है। जैसे आपके मशरूम्स हैं, ईस्ट हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगस है, तो ये सब आपके सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आएंगे। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन सेकंड कैटेगरी होती है किसकी, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं किससे, फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करके, बट बिना उसे मारे, वो मरते नहीं है। जैसे आपके लीच होते हैं, टेपवर्म होते हैं, राउंड वॉर्म्स होते हैं, ठीक है, केचू होते हैं, प्लाज्मोडियम होते हैं, कसकटा प्लांट होता है, मरमेल होता है, तो ये सब आपके पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चे लोग शो करेंगे। न्यूट्रिशन तो होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन बच्चे लोग हमारे अंदर होता है, जिसमें क्या होगा, हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को इनटेक करेंगे इंजेक्शन से, फिर वो डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा, एसिमिलेट होगा, और उसकी जो एनर्जी है वो हमारे बॉडी पार्ट्स में असेंबल हो जाएगी, जिससे हम डेली के लाइफ प्रोसेस कर पाएंगे। और जो हमारे अंदर अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है फूड का, वो हमारे बॉडी से इजेक्ट हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन। तो ह्यूमन बींग्स हैं, कैट हैं, डॉग हैं, कैटल हैं, डियर हैं, टाइगर हैं, तो ये सब बच्चे हमारे कैटेगरी यानी कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आते हैं। Now the first topic arises, that is nutrition in plants। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है nutrition in plants, ठीक है। तो प्लांट एक ऑटोट्रॉप है क्योंकि वो अपना खाना खुद से बनाएगा, ठीक है। कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है, किस किस की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की हेल्प से, ठीक है। ये रिएक्शन होती है आपकी, सिंपल रिएक्शन होती है, इसे आप याद करेंगे, पेपर में पूछी जाती है आपसे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो ये आपका ग्लूकोज बन जाएगा और ये आपकी ऑक्सीजन बन जाएगी। तो ग्लूकोज आपका एक मेन प्रोडक्ट होगा प्लांट के लिए, और कार्बन, और जो ऑक्सीजन है वो एक बाई प्रोडक्ट होगा, और वो हमारे लिए क्या कर देगा, एस्केप आउट कर देगा, ठीक है। तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है, वो ग्रीन लीव्स में होता है प्लांट के अंदर। किसके अंदर होता है, ग्रीन लीव्स में होता है। जो फूड बनता है वो ग्रीन लीव्स में ही बनता है, और जो फूड प्रिपेयर होता है वो सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज की फॉर्म में प्रिपेयर होता है, C6H12O6, राइट। तो जो फूड या ग्लूकोज प्रिपेयर हुआ वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, राइट। अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच गया, जो प्लांट को एट द टाइम यूज नहीं करना है, तो वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, वहीं पे ग्रीन लीव्स में स्टोर हो जाएगा, स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ग्लूकोज और स्टार्च दोनों के दोनों कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं, किसके अंदर आते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं। तो जिसकी वजह से प्लांट को एनर्जी मिलती है, वो डेली के प्रोसेस या फिर बोले तो अपनी जितनी भी बेसिक एक्टिविटीज है वो प्लांट अपनी कर पाएगा, राइट। और रात को जितनी भी एनर्जी चाहिए रेस्पिरेशन के दौरान, तो वो उसी स्टार्च से क्या करेगा, गेन करता रहेगा। तो अब बेसिक क्वेश्चन अराइज होता है एनसीईआरटी का, व्हाट आर द इवेंट्स टेक प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान कौन कौन से आपके इवेंट्स होंगे। पहला, सबसे पहला इवेंट आप लोग देखिए अपनी स्क्रीन पे, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कौन, क्लोरोफिल, जो प्रेजेंट होता है ग्रीन लीव्स के अंदर। उसके बाद क्या होगा, जो लाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी आ रही है, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और वो केमिकल एनर्जी क्या करेगी, वाटर को तोड़ देगी। आप जानते हैं वाटर के अंदर दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो वो लाइट एनर्जी से तोड़ देगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन। अब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा, यानी कि उसमें हाइड्रोजन ऐड होगी, और कार्बोहाइड्रेट्स आपका बन जाएगा, लाइक ग्लूकोज आपका बन जाएगा। वो केमिकल एनर्जी वो आपके ग्लूकोज में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कौन कौन सी चीजें
फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है प्लांट्स के लिए, तो आपको पता ही है बच्चे लोग, 4 चीजें जरूरी है। कौन कौन सी? सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये चारों चीजें जरूरी है प्लांट के लिए, राइट। अब बेसिक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि वो जो स्टार्च था, ठीक है, वो जो स्टार्च था, वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्लांट के अंदर स्टोर था ग्रीन लीव्स में, उसके लिए क्या होगा? अब अगले दिन फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। तो बच्चे लोग, अगले दिन का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने के लिए, तो जो पहले स्टार्च प्रेजेंट था किसके अंदर? ग्रीन लीव्स में, प्लांट में, वो पहले डिस्टार्च करना पड़ेगा। तो प्लांट जो होता है वो अपने आप को डिस्टार्च कर लेता है। आप लोग जानते हो, जो रात में अंधेरा होता है तो डार्क रिएक्शन हो जाती है। कौन सी रिएक्शन हो जाती है? डार्क रिएक्शन हो जाती है प्लांट के अंदर। तो जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, या बोले तो जितना भी एक्स्ट्रा फूड होता है प्लांट के अंदर, वो सब क्या करता है? उसे रिमूव कर देता है अपने अंदर से रिमूव कर देगा, ताकि अगले दिन का नया फूड प्लांट के अंदर क्या हो जाए? फॉर्म्ड हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए कम से कम 3 दिन अगर आप वर्चुअली करते हैं, यानी कि खुद से करते हैं, ठीक, तो आपको कम से कम 3 दिन के लिए एक पौधा डिस्चार्ज करने के लिए एक अंधेरे रूम में रखना पड़ेगा। अदरवाइज जो आपके घर के बाहर पौधे रखे रहते हैं, वो अपने आप ही रात को डिस्चार्ज करते रहते हैं। Now the next topic arises, what are variegated leaves? Variegated leaves क्या होते हैं? Important है। Variegated leaves वो होते हैं बच्चे लोग जिनकी पत्तियां कुछ तो कैसी होती हैं? ग्रीन होती है, पार्टली व्हाइट होती है, पार्टली ग्रीन होते हैं, कुछ तो हरी होती हैं और उनके ऊपर व्हाइट कलर के पैचेस पड़े हुए होते हैं। दैट आर कॉल्ड वेराइगेटेड लीव्स। तो इनके एग्जांपल आप लोगों को याद करने हैं। क्रोटोन्स एंड कॉलियस जो होते हैं, इनके जो प्लांट्स हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं, इनके अंदर वेराइगेटेड लीव्स होती हैं, यानी कि ये वेराइगेटेड लीव्स की कैटेगरी में आती हैं। अब बेसिक नोट आपके लिए मैंने लिख के दिया है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, वाटर कहाँ से मिलती है, क्लोरोफिल कहाँ से मिलती है, ये सब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से दोबारा से बता रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी? एटमॉस्फेयर से मिलेगी, एयर से मिलेगी। प्लांट्स के लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं स्टोमेटा। उन स्टोमेटा उन वो जो स्टोमेटा की जो पेयर्स ऑफ पोर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स, इनके अंदर क्या होते हैं? स्टोमेटल पोर्स के अंदर गार्ड सेल्स होते हैं, जिन्हें आपके स्टोमेटा पोर्स रेगुलेट करने होते हैं। तो जितना भी वाटर है, तो वाटर भी इन्हें गार्ड सेल्स के थ्रू क्या होगा? आपका रिमूव होगा या अंदर जाना होगा। तो प्लांट के अंदर क्या होते हैं? आपके स्टोमेटल पोर्स होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिनके थ्रू आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, बोले तो वाटर, ये आपका इन और आउट होते हैं, राइट। आगे चलते हैं। जो वाटर होता है प्लांट के अंदर, जो चाहिए उसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, वो कहां से जाएगा? वो सॉइल से रूट्स में जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रोसेस से रूट्स में जाएगा। रूट्स के बाद कहां जाएगा? ट्रांसपोर्ट होगा अपवर्ड। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ट्यूब्स होती हैं जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती हैं, तो आप बोलेंगे जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स प्लांट के हर पार्ट में प्रेजेंट होती है, जो वाटर लेके जाती है कहां से? सॉइल से रूट्स में, और रूट से आपके हर पार्ट में प्लांट के, बोले तो अपर डायरेक्शन ऑफ वाटर होता है। और जितने भी न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, आयरन है, तो ये भी आपका सॉइल के थ्रू आपके रूट में और वाटर के साथ सारे पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चे लोग कि व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और नेम द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पे होता है एक ग्रीन लीव्स के अंदर? तो आप बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पे होता है बच्चे लोग? क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है, जिसे हम लाइट माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है। अब कौन सी सेल मदद करती हैं? तो आप बोलेंगे मीजोफिल सेल्स। कौन सी सेल मदद करती हैं? मीजोफिल सेल्स मदद करती हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ठीक है। अगर अब आपसे पूछा जाए कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट में क्यों होता है? क्योंकि वहां पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल होती है। क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। तो जितनी ज्यादा क्लोरोफिल होगी, उतनी ज्यादा सनलाइट एनर्जी होगी, और जितनी ज्यादा सनलाइट एनर्जी होगी, उतनी ज्यादा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और उतना ही ज्यादा ग्लूकोज एक ग्रीन प्लांट के अंदर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता है एनिमल्स क्या होते हैं? आपके हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, और कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स भी होते हैं, जैसे आपकी ईस्ट प्लांट है, तो ये भी आपके हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करेंगे। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को ईट करते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है उनके एग्जाम्पल। तो उनके एग्जाम्पल से आपके सामने लिखे हुए हैं, दैट इज द पिचर प्लांट एंड द वीनस फ्लाई ट्रैप।
क्या क्या एग्जांपल है इसके? पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स, तो यानी फूड के बेसिस पे जो एनिमल्स होते हैं वो 3 कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन से? हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। तो 3 कैटेगरी ऑफ एनिमल्स आपके होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स और फूड खाने के बेसिस पे। सबसे पहले बात करते हैं हर्बीवोर्स की। तो हर्बीवोर्स आपके वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट को ईट करते हैं। एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ एनिमल्स को ईट करते हैं, दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं एज अ फूड। ओमनिवोर्स वो होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ऊपर फीड करते हैं, अपने खाने के लिए दोनों को क्या करते हैं, फीड बनाते हैं। जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स दोनों को खाते हैं। जैसे हम इंसान हैं तो हम लोग पेड़ के ऊपर भी फीड करते हैं, हम लोग एनिमल्स के ऊपर भी फीड करते हैं। डॉग है, क्रो है, बियर है, तो ये सब आपके ओमनिवोर्स में आते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स। तो एनिमल्स एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो इसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आपका होलोजोइक होगा। तो यानी कि 5 स्टेप से होके गुजरेगा। देखते हैं वो 5 स्टेप कौन कौन से हैं। पहला स्टेप है आपका इंजेशन। तो इंजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जिसमें हम लोग खाने को इंजेक्ट करते हैं अपने बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन मींस ईटिंग ऑफ फूड बाय द एनिमल, तो दैट इज कॉल्ड इंजेशन। दूसरा होता है आपका डाइजेशन। डाइजेशन में क्या करते हैं, जो बहुत बड़े बड़े आपके लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल हैं उन्हें तोड़ा जाएगा छोटे छोटे स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, जिससे वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएं, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। थर्ड प्रोसेस है आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका वाटर सॉल्युबल और सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल जो है वो आपका इंटेस्टाइन में जाएगा और इंटेस्टाइन में जाने के बाद आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। एसिमिलेट होगा, यानी कि एसिमिलेशन का प्रोसेस होगा, जो ब्लड है वो आपके एब्जॉर्ब फूड को, डाइजेस्टेड फूड को सारे बॉडी पार्ट्स में लेके जाएगा, उसकी एनर्जी को लेके जाएगा, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी अपनी ग्रोथ और रिपेयर में उस एनर्जी को इस्तेमाल करेगी और डेली के लाइफ प्रोसेस आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को एसिमिलेशन बोलते हैं। और इजेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि फूड जो आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो आपकी बॉडी से बाहर हो जाएगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। Now the next topic arises, that is the nutrition in simple animals. Nutrition in simple animals हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, that is अगर हम बात करते हैं simple animals की यानी कि यूनिसेलुलर एनिमल्स की, तो आपका मतलब है कि जो न्यूट्रिशन होगा वो सिंगल सेल से ऑपरेट होगा, जैसे आपका अमीबा और पैरामीशियम। तो हमारे कोर्स में सीबीएसई के कोर्स में न्यूट्रिशन इन अमीबा आपको पढ़ना है, तो जो आपके पेपर में आता है ये आता है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। मैं डायग्रामेटिकली आपको समझा दे रहा हूँ। तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है अमीबा में वो होलोजोइक होता है। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और साथ ही साथ बोले तो आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा में होलोजोइक होता है, और जो प्रोसेस होता है अमीबा में फूड ऑब्टेन करने का उसे फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसेस को बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। आप लोग याद रखेंगे एमसीक्यू के लिए। जो जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन अमीबा में वो देखते हैं कौन कौन से, वही 5 स्टेप होंगे। सबसे पहला आता है इंजेशन। तो इंजेक्शन में अमीबा के पास कोई भी फिक्स प्लेस और माउथ नहीं होता। अमीबा इंजेक्ट करता है फूड को, एक प्रोसेस है जिसका नाम है सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया क्या होता है? टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जो यानी एक तरीके से हाथ होते हैं जो दोनों तरफ से उंगलियां खुल जाएंगी, और वो क्या करेगा, फूड को अपने अंदर इंटेक कर लेगा सूडोपोडिया के थ्रू। डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होगा कि फूड वैक्यूल जनरेट होगा। ये फूड वैक्यूल क्या करता है? फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से फूड आपका सॉल्युबल बन जाएगा। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो डाइजेस्टिव फूड है वो फूड वैक्यूल से उसकी एनर्जी जो होगी वो क्या करेगी, वो फैलेगी, एब्जॉर्ब करेगी इसकी एनर्जी, और फूड वैक्यूल जो होगा वो डिसअपियर कर जाएगा अपना काम करके। उसके बाद जो एब्जॉर्ब फूड है उसकी जो एनर्जी है वो रेस्पिरेशन में और डिफरेंट प्रोसेस में काम करेगा अमीबा के अंदर, ठीक है, लाइक ग्रोथ ऑफ द सेल में, और अमीबा जिसकी वजह से साइज में ग्रो कर जाएगा। इजेशन प्रोसेस आपको पता ही है, अमीबा के पास कोई भी फिक्स प्लेस नहीं होती अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर करने के लिए। जहां भी जो एक्स्ट्रा फूड होगा वो जम जाएगा, तो वहां से अमीबा की सेल रप्चर कर जाएगी, और अमीबा के अंदर जो आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो बॉडी से बाहर हो जाएगा। जस्ट लाइक एज यू सी इन द फिगर कि जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है फूड का वो इस तरफ से अमीबा की बॉडी से बाहर निकल जाएगा, राइट। द नेक्स्ट टॉपिक अराइजेस, दैट इज द न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के अंदर हमें न्यूट्रिशन पढ़ना है। बिफोर वी स्टार्ट
बच्चे लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, और अपनी पीडीएफ को पूरा करें, कॉपी में नोट्स को राइट डाउन करें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को ले लें, मैं यहाँ से जैसे ही बैकआउट करूंगा तो मैं इसका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का आपकी यूट्यूब पे, और यूट्यूब का लिंक टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा सागर बंसल के, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और 5 बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि वो आगे शेयर करें और सभी बच्चों को क्वालिटी नोट्स और क्वालिटी एक्सप्लेनेशन मिल पाए। नाउ न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे आपके ह्यूमंस हैं, फिश हैं, फ्रॉग्स हैं, तो इनके अंदर जो होगा, इनके अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम होना जरूरी है ताकि आसानी से खाना जो है वो डाइजेस्ट हो सके, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। हमारे अंदर एक क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है जो आपके माउथ से लेकर एनएस तक जाती है, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, और दूसरा नाम होता है उसका गट। क्या होता है? गट, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके अंदर बहुत कुछ ऑर्गन्स, कुछ ग्लैंड्स आपकी क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं आपके, जैसे माउथ है, ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये ऑर्गन्स आपके सीक्वेंस में मदद करते हैं आपके डाइजेशन में। और ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं आपके, जैसे सलेवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैनक्रियास। तो ये ग्लैंड आपके मदद करते हैं डाइजेशन में, राइट। तो सबसे इससे पहले हम लोग स्टार्ट करें, पहले हम देख लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल आप लोगों ने समझ ही लिया है। एक 9 मीटर की लॉन्ग ट्यूब होती है जो आपके माउथ से लेकर कहां तक जाती है, एनएस तक जाती है। तो पहला स्टेप आपका स्टार्ट होता है इंजेशन का। तो इंजेशन आपका क्या होता है, यानी कि जो फूड है वो हमारे अंदर एक स्पेशल ऑर्गन यानी कि माउथ के थ्रू हमारे अंदर क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है डाइजेशन का। तो डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है जैसे ही हम खाने को अपने माउथ के अंदर रखेंगे। तो जो माउथ की कैविटी है उसका दूसरा नाम होता है बकल कैविटी। तो बकल कैविटी के अंदर यानी माउथ के जो होल है उसके अंदर 3 चीजें हमारे काम करेंगी, जैसे टीथ, टंग और सलेवरी ग्लैंड। ये आपके मदद करेंगे फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। जो आपके दांत हैं, टीथ हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे खाने को, चीव करेंगे और ग्राइंड करेंगे, राइट, मिलाएंगे। किसमें, जो आपके सलेवरी ग्लैंड है वो सलाइवा यानी कि थूक को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे माउथ में। हमारी जो टंग है वो क्या काम करेगी, सलाइवा को फूड में मिलाएगी ताकि हमारा जो खाना है वो वाटर सोल्यूबल बन जाए और आसानी से स्वेलो हो सके। जो सलेवरी ग्लैंड है वो कुछ एंजाइम भी रिलीज करेगी ताकि आसानी से प्रोटीन और फैट भी आपका डाइजेस्ट हो सके। तो सलाइवा एक एंजाइम रिलीज करती है जिसे बोलते हैं सलेवरी एमिलेज, जो स्टार्च को यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को डिसॉल्व करने में या बोले तो ब्रेक डाउन करने में, बोले तो सॉल्युबल करने में मदद बना कर देती है, जिससे आपका जो फूड है वो सिंपल शुगर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब जो आपका जो पार्शली डाइजेस्टिव फूड है यानी कि जो वेटेड फूड है वो आपका फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस के थ्रू, बोले तो फूड पाइप के थ्रू आपका स्टमक में चला जाता है, ठीक है। ये सिंपल डायग्राम मैंने आप लोगों को दिखा रखा है, आप लोग इसे बनाएंगे अपनी कॉपी में, राइट, और इसे समझेंगे कि जो आपका जो प्रोसेस है वो कैसे कैसे चल रहा है। बच्चे लोग ईसोफेगस ऐसे भी लिख सकते हैं और आप लोग इसे ओ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा कि इन्होंने गलत तो नहीं लिख रखा है। तो ईसोफेगस ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ओ से स्टार्ट भी कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। तो जो आपका स्लाइटली डाइजेस्टिव फूड है वो आपका फूड पाइप के थ्रू आपका कहाँ जाएगा, वो आपका स्टमक के अंदर जाएगा। और आपको पता है कि जो हमारा खाना है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, आपका जो खाना है वो इंटेस्टाइन में एक ही जगह पड़ा रहता है, पर आपको पता है कि आपका जो खाना है वो आगे और पीछे होता रहता है, ठीक है। तो यानी कि आपका जो खाना है वो आगे की तरफ बढ़ता रहेगा और इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो आपके वॉल्स में होता है। तो इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से ही आपका जो खाना है वो एलिमेंट्री कैनाल में आगे की तरफ प्रोसीड करता रहता है। अब जो आपका खाना है वो स्टमक में पहुंच गया है, जो फूड है वो आपके स्टमक में 3 घंटे के लिए रहेगा। कितने घंटे के लिए रहेगा खाना पेट में आपके, 3 घंटे के लिए रहेगा। अब क्या होगा, इस टाइम में जो फूड है वो आपको और छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होगा और सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं, गैस्ट्रिक जूस। अभी 3 टाइप के गैस्ट्रिक जूस होते हैं, कौन कौन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द एंजाइम पेप्सिन एंड द म्यूकस। कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द एंजाइम पेप्सिन एंड द म्यूकस।
अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से क्या होगा, जो हमारे खाने का मीडियम है वो एसिडिक हो जाएगा। अब एसिडिक होना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो एंजाइम पेप्सिन है, ठीक है, वो आसानी से प्रोटीन को डाइजेस्ट कर तो देता है, पर वो किस मीडियम में डाइजेस्ट करेगा, वो ओनली एक्टिवेट होता है एसिडिक मीडियम में। कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। इसलिए आपके खाने को एसिडिक मीडियम करना जरूरी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक काम और होता है, जो आपके खाने के साथ जर्म्स और बैक्टीरिया आपके पेट में या आपके खाने के साथ आपकी बॉडी में चले गए, उन्हें मारने में भी यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी मदद करता है। ये म्यूकस क्या काम करता है, म्यूकस क्या काम करता है, ये स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अगर म्यूकस ना हो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करेगा, पेप्टिक उल्सर्स कर देगा, यानी कि आपके पेट में दर्द कर देगा, या अब बोले तो आपकी जो स्टमक की वॉल्स होंगी उन्हें खराब कर देगा। अब जो आपका जो स्टमक के अंदर जो खाना है वो आगे रेगुलेट करेगा किसकी हेल्प से, स्फिंक्टर मसल की हेल्प से। किसकी हेल्प से, स्फिंक्टर मसल की हेल्प से आपका जो फूड है वो आगे की तरफ जाएगा। अब इसके बाद जो आपका खाना है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। किसमें जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो आपकी 6.5 मीटर की लॉन्ग ट्यूब होती है आपकी, जहां पे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होगा। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन आप पूछा जाता है, नेम द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, तो आप बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोल देंगे आप, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड विच इज अबाउट 6.5 मीटर लॉन्ग। कितने मीटर की होती है, 6.5 मीटर की होती है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आपका खाना गया तो यहाँ पे दो ग्लैंड आपकी मदद करेंगे, लीवर और पैनक्रियाज। तो लीवर जो होगा वो बाइल जूस सिक्रीट करेगा, जो एक ग्रीनिश लिक्विड होता है, जो आपका लीवर में तो बनता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। अब आपसे पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि जो बाइल जूस है वो कहाँ पे आपका स्टोर होता है, तो आप बोलेंगे गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो बाइल सिक्रीट होना क्यों जरूरी है, क्योंकि एल्कलाइन होता है, बेसिक मीडियम होता है। तो जो खाना आपका पीछे से एसिडिक मीडियम होके आ रहा है वो आपका यहाँ पे आके बेसिक हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो इमल्सिफाई और ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं, जो आपके फैट्स आपके फूड के अंदर आए हैं। पेनक्रियास जो होता है वो पेनक्रेटिक एमिलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज को क्या करता है, सिक्रीट करता है। अमाइलेज क्या काम करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, और जो लाइपेज होता है वो इमल्सिफाइड फैट, यानी जो फैट पीछे से इमल्सिफाई होकर आ रहा है उसे ब्रेक डाउन करने में या उसे डाइजेस्ट करने में लाइपेज मदद करता है। ठीक है, तो एंजाइम्स आपकी मदद करते हैं केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड में। ठीक है, जिसकी वजह से फूड आपका आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो आपका जो फूड है वो आपका अब इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया है कि वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। राइट, अब यहाँ से एक एनसीईआरटी का मेन क्वेश्चन आता है क्या, कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो खाना डाइजेस्ट करने में कैसे मदद करता है, तो आप बोलेंगे उसके अंदर मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक, टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं मिलियंस में, जिसे विली बोलते हैं। तो विली की वजह से जो सरफेस एरिया होता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव फूड आसानी से क्या होगा एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रोसेस आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एब्जॉर्ब फूड जो होगा वो सारे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा एक इंसान के, या बोले तो किसमें, एक आपके मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में जो आपका फूड होगा वो सारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड के थ्रू क्या होगा, एसिमिलेट कर जाएगा, फैल जाएगा, जिसकी वजह से उन्हें एनर्जी मिलेगी डेली के लाइफ प्रोसेस करने के लिए। राइट, तो आप लोग इसे थोड़ा सा पढ़ लेंगे। नेक्स्ट इज इजेशन। इजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका अनडाइजेस्टेड फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं वो आपका वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी और एक सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट करेंगी, और जिसके बाद वो सेमी सॉलिड पेस्ट जो होगा, या जिसके बाद जो आपका अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा फूड का, वो आपकी बॉडी से बाहर हो जाएगा थ्रू एनएस के थ्रू। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फेसेस, यानी जो सेमी सॉलिड पेस्ट है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है फूड का, उसे बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इजेशन और डेफिकेशन। क्या बोला जाता है, इजेशन और डेफिकेशन। तो आप इसकी डेफिनेशन याद कर लेंगे, पेपर में पूछी जाती है। इसके बाद आपका आता है डेंटल कैरीज। तो डेंटल कैरीज क्या होता है, आपको पता है दांतों का खराब होना, यानी कि जो हमारे दांत हैं उसके अंदर स्मॉल कैविटीज बन जाती है, या बोले तो होल्स बन जाते हैं टीथ के अंदर, जिसकी वजह से एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया, यानी बोले तो बैक्टीरिया जनरेट हो जाते हैं आपके
मुंह के अंदर बैक्टीरिया जनरेट हो जाएंगे। और इम्प्रॉपर डेंटल केयर का मतलब यानी कि हम दांतों की केयर ठीक से ना करें, जिसकी वजह से डेंटल कैरीज हो जाएगा, राइट। तो जैसे हम शुगरी फूड खाते हैं, यानी कि शुगर वाला ज्यादा खाना खाते हैं, तो हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया जनरेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे माउथ के अंदर का जो मीडियम होगा वो एसिडिक हो जाएगा और एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया जनरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो कैल्शियम सॉल्ट्स हैं वो हमारे दांतों के अंदर क्या होंगे, कम होने स्टार्ट हो जाएंगे, और हमारे दांतों के अंदर कैविटीज जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, होल जनरेट करने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो हमारे ऊपरी दांतों की परत है, इनेमिल है, ये खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे दांतों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, टूथ अटैक होना स्टार्ट हो जाएगा और सीवियर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, बोले में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अगर हम अपने दांतों को ठीक से क्लीन ना करें, ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारे दांतों के ऊपर एक येलोइश कलर की लेयर जमनी स्टार्ट हो जाती है फूड पार्टिकल्स की, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेंटल प्लेक। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, डेंटल प्लेक बोलते हैं। तो इससे अगर हमें प्रोटेक्ट करना है अपने दांतों को, तो हमें क्या करना होगा, ब्रश करना होगा टीथ रेगुलरली, ब्रशिंग द टीथ रेगुलरली। ठीक है, जब भी आप कुछ खाएं, खाने से पहले या खाने के बाद, तो आप क्या करेंगे, अपने दांतों को साफ करेंगे, ताकि जो एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया हैं ये आपके जनरेट ही ना करें और आपके डेंटल कैरीज प्रिवेंट हो सके, या आपका टूथ डिके क्या हो सके, प्रिवेंट हो सके। ठीक है, डेंटल कैरीज का दूसरा नाम ही क्या होता है बच्चे लोग, टूथ डिके। ठीक है, आपके दांत खराब ना हो, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने दांतों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या तो आप वॉश करिए दांतों को, ठीक है, कुछ खाने से पहले या कुछ खाने के बाद, और आप क्या कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं दिन में 2 बार, ताकि आपका जो आपके माउथ के अंदर आपके टीथ का मीडियम है वो आपका एसिडिक ना हो, वो आपका बेस होके न्यूट्रलाइज हो जाए आपके टूथपेस्ट से, राइट। तो आई होप बच्चे लोग, आप लोगों को ये पार्ट न्यूट्रिशन का अपने लाइफ प्रोसेस का समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम चैनल सागमन से को ज्वाइन करें पीडीएफ के लिए, राइट, और 5 बच्चों को शेयर जरूर करें। और अगर आप क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के बच्चे हैं या क्लास 8 के बच्चे हैं, तो मैथ, साइंस और रीजनिंग के लिए इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में। ऑल द बेस्ट।